मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक पुराना ट्राइब देखने को मिलता है जिसे काल कहा जाता है। ये लोग बर्फ से ढकी हुई ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ा स्ट्रगल है। उनका मेन फूड सोर्स होता है जंगली हाथी यानी मैमथ जैसा शिकार। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह शिकार रोज नहीं मिलता। कभी कभी तो कई दिनों तक कुछ हाथ ही नहीं आता और पूरा कबीला भूखा रह जाता है। इसी वजह से सब लोग टेंशन में रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरों पर क्लियरली नजर आता है। इस ट्राइब में एक बुजुर्ग औरत होती है जिसे सब बड़ी माँ कहते हैं। वह सिर्फ एक एल्डर नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल गाइड होती है। कहते हैं कि उसके पास एक अजीब सी पावर है। वह मर चुके लोगों की रूहों से बात कर सकती है। जब भी ट्राइब किसी मुश्किल में फंस जाता है तो बड़ी माँ उन्हीं रूहों से रास्ता पूछती है। इस बार भी जब भूख और मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो वह स्पिरिट्स से मदद मांगती है, लेकिन इस दफा उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर एक रात अचानक सब कुछ बदल जाता है। ट्राइब के कुछ लोग जंगल में एक छोटी लड़की को पाते हैं जो अपनी मरी हुई माँ की लाश से लिपटी हुई होती है। वह उस लड़की को उठाकर बड़ी माँ के पास ले आते हैं। बड़ी माँ उसे देखते ही समझ जाती है कि यह लड़की आम नहीं है। वह कहती है यह लड़की एक बड़ी तबाही का इशारा है। 4 पैरों वाला राक्षस, एक ऐसा खतरा जो उनकी पूरी दुनिया को मिटा सकता है। और यह सब तब होगा जब यह लोग अपने आखिरी शिकार के लिए निकलेंगे। लेकिन इसी के साथ वह एक उम्मीद भी देती है। वह कहती है उस वक्त एक योद्धा आएगा और यह लड़की उसकी पत्नी बनेगी। दोनों मिलकर ट्राइब को एक नई दुनिया की तरफ ले जाएंगे जहां भूख नहीं होगी, सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि जीना होगा। उस लड़की का नाम रखा जाता है टैबलेट। और ट्राइब में एक लड़का भी होता है जिसका नाम तक प्रॉपरली नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वह टैबलेट को पसंद करने लगता है। फिर यह पसंद प्यार में बदल जाती है, इतना गहरा प्यार कि वह उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है। लेकिन बड़ी माँ की बातें सुनने के बाद उस लड़के के बाप को टेंशन होने लगती है, क्योंकि उसके पास एक खास जिम्मेदारी होती है। हर शिकार की शुरुआत वही करता है और अब वह एक बड़ा फैसला लेने वाला होता है, एक ऐसा सफर जो सब कुछ बदल सकता है। एक रात चुपके से वह लड़के का बाप अपने दोस्त से कहता है मुझे जाना होगा, हम आखिरी शिकार का इंतजार नहीं कर सकते। उसकी आवाज में एक अर्जेंसी होती है, जैसे वक्त हाथ से निकल रहा हो। फिर वह अपने दोस्त से एक वादा लेता है, जो मैं करने जा रहा हूँ उसके बारे में किसी को मत बताना। दोस्त भी उससे वादा करता है कि यह बात कभी किसी तक नहीं पहुंचाएगा। और फिर वह अपनी खास चीज, अपना निशान उसे देकर चुपके से वहां से निकल जाता है। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका होता है। पूरा ट्राइब एक ही बात कर रहा होता है कि वह आदमी भाग गया। लोग उसके बेटे का मजाक उड़ाते हैं, उसे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारा बाप डरपोक निकला। लेकिन सच क्या है ये किसी को नहीं पता होता। सब लोग सिर्फ बड़ी माँ की बातों को जोड़कर अपनी कहानी बना लेते हैं। दूसरी तरफ जैसे टैबलेट अकेली थी, वैसे ही वह लड़का भी अब अकेला रह गया था। दोनों के दर्द एक जैसे थे और शायद इसी वजह से उनके बीच एक कनेक्शन बन जाता है। धीरे धीरे वह दोस्त बन जाते हैं। फिर यह दोस्ती वक्त के साथ प्यार में बदल जाती है और फिर साल बीत जाते हैं। अब वह दोनों बच्चे नहीं रहे बल्कि जवान हो चुके होते हैं। तभी एक दिन उनके इलाके में फिर से मैमथ आते हैं। यह एक रेयर मौका होता है और शायद आखिरी शिकार का सिग्नल भी। और यहीं पर बड़ी माँ की वह पुरानी बात दोबारा सबके जहन में घूम जाती है। जब भी आखिरी शिकार के लिए निकलोगे, 4 पैरों वाले राक्षस आएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक भविष्यवाणी थी या सच में कोई तबाही आने वाली है? जैसे ही मैमथ्स उनके इलाके में वापस आते हैं, पूरा ट्राइब एक बड़ा फैसला लेता है कि जो भी सबसे पहले इन जंगली हाथियों का शिकार करेगा उसकी शादी टैबलेट से कर दी जाएगी और वही अगला सरदार बनेगा। ये सिर्फ एक शिकार नहीं बल्कि ताकत, इज्जत और प्यार का सवाल बन चुका था। टैबलेट डर जाती है। वह धीरे से कहती है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। उसके डर की वजह भी होती है एक लड़का जो एक डेंजरस शिकारी का बेटा है। वह शिकारी ढीले के बाप का दोस्त था और अब उसका बेटा भी उतना ही खतरनाक है। टैबलेट को लगता है अगर वह यहीं रही तो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा, लेकिन ढीले भागने वालों में से नहीं होता। वह सीधा उससे कहता है मैं नहीं भागूंगा। उसकी आवाज में जिद होती है और खुद को प्रूव करने का जुनून भी। वह कहता है देखना, मैं ही सबसे पहले शिकार करूंगा और मैं ही तुमसे शादी करूंगा। अब यह सिर्फ प्यार नहीं, एक चैलेंज बन चुका था। फिर पूरा ट्राइब निकल पड़ता है शिकार के लिए। सब मिलकर एक बड़े से मैमथ को घेर लेते हैं और उसे जाल में फंसा देते हैं। कुछ पल के लिए लगता है कि जीत उनकी हो चुकी है, लेकिन असली गेम अभी बाकी होता है। वह मैमथ इतना बड़ा, इतना पावरफुल होता है कि वह जाल की मजबूत रस्सी तक तोड़ देता है और फिर एक झटके में सबके हाथ से निकल जाता है। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही होती है। मैमथ भागते हुए भी जाल में फंसा होता है और इसी वजह से पूरा ट्राइब उस जाल को पकड़कर लटक जाता है ताकि उसे रोक सके। कुछ पल के लिए लगता है शायद वह इस दफा उसे गिरा देंगे, लेकिन फिर रियलिटी समझ आती है। वह जानवर उन सब से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है।
एक एक करके लोग डर के मारे जाल छोड़ना शुरू कर देते हैं। सब अपनी जान बचाने लगते हैं, लेकिन ढीले अब भी पकड़े रहता है। उसका हाथ जाल में फंस जाता है और वह मेहमत के साथ घिसटता चला जाता है। अगले ही पल वह उसे घसीटकर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है। अब ढीले और वह जानवर सिर्फ आमने सामने होते हैं। मेहमत उस पर हमला करता है। ढीले तुरंत अपना भाला फेंकता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। वह भाला जाकर एक पत्थर के बीच अटक जाता है। सिचुएशन बिल्कुल खतरनाक हो चुकी होती है। मेहमत सीधा ढीले की तरफ बढ़ता है, जैसे अब सब खत्म होने वाला हो, लेकिन तभी किस्मत अपना खेल दिखाती है। जब वह मेहमत उस पर झपटता है तो वहीं अटका हुआ भाला सीधा उसके जिस्म में घुस जाता है और एक ही पल में इतना बड़ा, इतना ताकतवर जानवर जमीन पर गिर जाता है। मेहमत मर चुका होता है। कुछ देर बाद ट्राइब के लोग वहां पहुंचते हैं और जब वह इतना बड़ा शिकार जमीन पर गिरा देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। उनके लिए यह एक जीत थी और उनके रूल्स के मुताबिक जो सबसे पहले मेहमत को मारेगा टैबलेट उसकी होगी और वही अगला लीडर बनेगा। अब सब लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ढीले और टैबलेट की शादी होगी, लेकिन ढीले के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। वह खुश नहीं होता, बल्कि अंदर से टूट रहा होता है। उसे लगता है कि यह जीत उसकी है ही नहीं, क्योंकि सच यह है कि उसने भी बाकी सब की तरह जाल छोड़ना चाहा था, लेकिन उसका हाथ फंस गया और यह सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था। न उसने जानबूझकर शिकार किया, न वह असली विनर था, और शायद इसी वजह से वह खुद को इस जीत का हकदार नहीं मानता। वह ट्राइब के लोगों को सीधा कह देता है कि मैंने उस मेहमत को नहीं मारा, वो तो बस मेरे ऊपर गिर गया था। उसकी बात सुनते ही सब कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कंफ्यूजन में टैबलेट को लगता है कि ढीले ने अपनी किस्मत और इज्जत दोनों छोड़ दी हैं। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। दोनों एक ऐसे फैसले के बीच फंस जाते हैं जहां ना प्यार आसान है, ना सच बोलना। और फिर रात का वह पल आता है जो सब कुछ तोड़ देता है। वह 4 पैरों वाले राक्षस अचानक ट्राइब पर हमला कर देते हैं। पूरा कबीला कैओस में चला जाता है। लोग भागते हैं, चिल्लाते हैं और बहुत से लोग पकड़ लिए जाते हैं। उनमें टैबलेट भी होती है। कुछ ही लोग बच पाते हैं, जिनमें ढीले और उसके कुछ साथी होते हैं। ढीले के अंदर अब सिर्फ एक ही बात होती है, मैं अपने लोगों को वापस लाऊंगा। उसका एक साथी उसे रोकने की कोशिश करता है। उस खतरनाक पहाड़ी से कोई वापस नहीं आता, लेकिन ढीले सीधा जवाब देता है, जो यहाँ से आए हैं वही लोग हैं जो वापस भी जा सकते हैं। और फिर वह फैसला करता है कि वह उनका पीछा करेगा। वह घोड़ों के निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। उसके साथ उसके कुछ वफादार साथी भी होते हैं। सफर आसान नहीं होता। ठंड, बर्फ और मौत जैसी खामोशी हर कदम पर उनका इम्तिहान लेती है, लेकिन ढीले रुकता नहीं। उसके जहन में सिर्फ एक ही चीज होती है, अपने लोग और टैबलेट को बचाना। दिन और रात एक हो जाते हैं और वह लगातार उस खतरनाक पहाड़ी की तरफ बढ़ते रहते हैं। आखिरकार वह उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से जमीन और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। एक घना जंगल उनके सामने होता है और यहीं से शुरू होती है एक और ज्यादा खतरनाक जर्नी। रात के अंधेरे में ढीले अपने कुछ साथियों के साथ एक छोटा सा अटैक प्लान करता है। वह चुपके से अंदर घुसकर टैबलेट और कुछ लोगों को आजाद करा लेता है, लेकिन यह जीत ज्यादा देर टिकती नहीं। दुश्मन दोबारा उन पर टूट पड़ते हैं और इस बार एक बड़ा और मशहूर शिकारी भी जख्मी हो जाता है। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो चुकी होती है, क्योंकि वह लोग ढीले के कबीलाई लोगों को साथ ले जा रहे होते हैं। ढीले अपने जख्मी साथी को संभालते हुए उन सबको खींचकर आगे ले जा रहा होता है। सफर और भी मुश्किल हो जाता है। कुछ दूर जाकर सबको भूख लगने लगती है और हालत और क्रिटिकल हो जाते हैं। इसलिए ढीले डिसाइड करता है कि वह शिकार करने जाएगा, लेकिन किस्मत फिर से उसके खिलाफ चलती है। वह शिकार के दौरान एक बड़े और गहरे गड्ढे में गिर जाता है। वहां पर पहले से ही कई जंगली जानवर फंसे हुए होते हैं और उनमें एक बड़ा खतरनाक शेर भी होता है। वहां हालत और भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि पानी भरना शुरू हो जाता है और सब डूबने के करीब होते हैं। शेर भी अब मरने की हालत में होता है। ढीले और उसके साथी उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और जल्द ही उन्हें पता लग जाता है कि रात को उन पर किसी ने हमला किया था। जैसे ही वह उस जगह पहुंचते हैं, अचानक से उन्हें घेर लिया जाता है। हालात एकदम से उलट जाते हैं और लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है, लेकिन तभी एक शेर वहां आ जाता है। वही शेर जिसे ढीले ने गड्ढे से आजाद किया था। शेर ढीले के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे वह उसकी हिफाजत कर रहा हो। वह हमलावर लोग भी रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि यह हो क्या रहा है। शेर ढीले की तरफ देखता है और ढीले उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम मुझे पहचान भी नहीं पाए। इसके बाद शेर चुपचाप वहां से चला जाता है और सब लोग हैरानी में रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह लोग ढीले और उसके साथियों को अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें खाना दिया जाता है और पहली बार उन्हें सुकून मिलता है। ढीले उन लोगों से पूछता है, तुम हमारी जुबान कैसे जानते हो? वह लोग जवाब देते हैं कि कुछ अरसा पहले यहाँ एक आदमी आया था जो शेर और जंगल को समझने आया था और उसी से उन्होंने यह जुबान सीखी थी। ढीले के चेहरे पर शौक आ जाता है, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं, उसके अपने पिता थे। वह फौरन पूछता है, वह अब कहाँ है? लेकिन जवाब आता है, उन्हें एक रूह
एक राक्षस ने अपने साथ ले लिया था, और सिर्फ वह ही नहीं, कई और लोग भी गायब हो चुके थे। वह जगह ऐसी थी जहां से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। अब सब ढीले की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम ही वह हो जो वहां जा सकते हो। उनकी प्रोफेसी क्लियर होती जा रही होती है कि एक ऐसा इंसान आएगा जो इस जंगल की सच्चाई समझेगा और उन सबको उस अंधेरी जगह तक ले जाएगा। और अब ढीले के सामने सबसे बड़ा फैसला होता है। अब ढीले के अंदर एक नई हिम्मत आ जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि यह मिशन सिर्फ उसके कबीले का नहीं, बल्कि आसपास के सब कबीले की जिंदगी का सवाल है। धीरे धीरे यह खबर फैल जाती है कि एक आदमी आया है जो रूहों और सच दोनों को समझ सकता है, और आसपास के कबीले के लोग भी इस सफर में जुड़ जाते हैं। तभी एक बड़ा रिवेलेशन होता है। मशहूर शिकारी टिंटन ढीले को एक सच बताता है, तुम्हारे फादर डर कर नहीं भागे थे, वह हमारे कबीले को बचाने के लिए निकल गए थे। वह एक ऐसी जगह ढूंढने गए थे जहां से कबीला भूख से मरने के बजाय जिंदा रह सके। ये बात सुनकर ढीले का पूरा परसेप्शन हिल जाता है। वह गुस्से में पूछता है, फिर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? टिंटन जवाब देता है, क्योंकि तुम्हारे फादर ने मना किया था। उनका कहना था, अगर यह सच सबको पता चल गया तो लोग डर के अपने कबीले छोड़कर भाग जाएंगे, इसलिए यह राज छुपा रहा। अब ढीले को समझ आता है उसके फादर ने उसे कभी छोड़ा नहीं था, वह एक मिशन पर थे। और अब सब लोग मिलकर उस अंधेरी जगह की तरफ निकल पड़ते हैं जहां उनके लोगों को ले जाया गया था। लेकिन रास्ता आसान नहीं होता। जैसे ही वह लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हें पता चलता है कि दुश्मन पहले ही नदी तक पहुंच चुके हैं। वह लोग बोट्स के जरिए आगे निकल जाते हैं ढीले, और उसका कबीला उन्हें रोक नहीं पाता, क्योंकि उनके पास कोई जरिया नहीं होता पानी क्रॉस करने का। सब लोग वहीं रुक जाते हैं। एक खामोशी छा जाती है, और अब सब ये सोच रहे होते हैं कि आगे का सफर सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि शायद सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। अब ढीले और उसके साथी एक और फैसला करते हैं कि वह सफर पैदल ही तय करेंगे। लेकिन आगे का रास्ता उनके सोच से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उनके सामने एक बड़ा, बेचैन और जिंदा लगते हुए रेगिस्तान होता है, जिसे आज तक कोई पार नहीं कर सका था। हर कोई रुकने को कहता है, लेकिन ढीले सीधा बोलता है, हम इसे पार करेंगे। और फिर वह सब अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कई दिनों के मुश्किल सफर के बाद वह लोग आखिरकार उस रेगिस्तान के दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं। लेकिन जो वह वहां देखते हैं वह उनके लिए और भी ज्यादा शॉकिंग होता है। उनके सामने एक बड़ा कंस्ट्रक्शन जोन होता है जहां बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जैसे पिरामिड्स बनाए जा रहे होते हैं। और ये सब किसी नॉर्मल काम के लिए नहीं होता। यहाँ लोगों को पकड़कर गुलाम बना दिया जाता है ताकि उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा सके। उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा गुलामों की होती है। ये लोग अपने लीडर को गॉड कहते हैं। उनका मानना होता है कि वह आसमान से आए हैं और उनका असली रूप कोई नहीं देख सकता। वह हमेशा एक पर्दे के पीछे रहता है और सिर्फ हुक्म देता है। हुक्म सिंपल होता है, काम तेज करो और किसी पर रहम मत करो। अब ढीले और उसके साथ आए कबीले के सरदार चुपके से गुलामों के कैंप के अंदर घुस जाते हैं। वहां उनके सामने एक अजीब सीन होता है। एक आदमी को लाया जाता है जो अंधा होता है। वह धीरे धीरे बोलता है जैसे उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो सब कुछ बदल सकती है। और यहीं पर सच और झूठ के बीच की दीवार और भी ज्यादा कमजोर होने लगती है। अब ढीले को एक और बड़ा सच पता चलता है। वहां सिर्फ एक ही कबीला जिंदा बचा होता है और वह भी टूट चुका होता है। ढीले उससे पूछता है, इस गॉड को कैसे मारा जा सकता है? वह आदमी धीरे से जवाब देता है, वह सिर्फ एक ही इंसान से डरता है। एक ऐसा इंसान जिसके जिस्म पर एक खास निशान हो, और प्रोफेसी के मुताबिक वही इंसान सब कबीले और सब गुलामों को आजाद करेगा। वही गॉड को गिराएगा और इस अंधेरे राज को खत्म करेगा। फिर ढीले से सीधे पूछा जाता है, क्या तुम्हारे जिस्म पर ऐसा निशान है? इसी बीच उसके अंदर एक और सच टूटकर गिरता है। उसे समझ आता है कि उसके फादर को इन्हीं जालिमों ने मारा था। वह अपने साथियों के पास वापस लौटता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कोर्ट के सिपाही उन्हें देख लेते हैं और फिर एक जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में मशहूर शिकारी टिंटन शहीद हो जाता है। मरने से पहले वह ढीले को एक आखिरी निशानी देता है जो उसके पिता से जुड़ी हुई होती है, और यहीं से ढीले के अंदर सब कुछ और क्लियर हो जाता है। अब यह सिर्फ रेस्क्यू नहीं बल्कि एक पूरा राज खत्म करने की जंग बन चुकी है। लेकिन तभी एक और सच सामने आता है। लोग देखते हैं कि टैबलेट के हाथ पर वही निशान होता है जो पहले प्रोफेसी में बताया गया था। वह निशान बिल्कुल आसमान के सितारों जैसा होता है, एक रेयर और ग्लोइंग पैटर्न। और यह देखकर सब लोग डर जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह वही लड़की है जो फ्यूचर बदलने वाली है। उसे सीधे गॉड के पास ले जाया जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से जिसके पास यह निशान होगा वही सबको आजाद करेगा और उनके राज्य को खत्म करेगा। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि एक और शिकारी उनके पीछे आ रहा है, और वह ढीले होता है। सुबह का वक्त होता है और ढीले अपने साथियों के साथ मजदूर बनकर वहां घुस जाता है। वहां मैमथ्स भी होते हैं, और अचानक ढीले एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। मैमथ्स पैनिक में इधर उधर भागने लगते हैं और पूरा कैंप कैओस में चला जाता है। इस हलचल का फायदा उठाकर गॉड का हुक्म आता है,
लड़की को बाहर ले जाओ और अगर कोई रुकावट बने तो उसे खत्म कर दो। टैबलेट को बाहर ले जाया जाता है। ढीले और उसके साथी उसे देख लेते हैं। तभी वह मिस्टीरियस गॉड वहां आ जाता है और उसकी प्रेजेंस से ही सब लोग चुप हो जाते हैं। गॉड का एक आदमी बोलता है, अगर तुम इस लड़की को ले जाना चाहते हो ले जाओ, हम अब नहीं रोकेंगे। लेकिन यह बात एक ट्रैप जैसी लगती है। ढीले पूछता है, अगर मैं इसे ले गया तो मेरे लोगों का क्या होगा? जवाब आता है, वह हमारे गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। ये सुनते ही ढीले का फैसला टूट जाता है। अब पूरा माहौल फिर से गर्म हो जाता है। लड़ाई अब सिर्फ दो कबीलों के बीच नहीं रहती बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ हो जाती है। ढीले के साथ ही एक एक करके गिरते जाते हैं। एक तीर चलता है और लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ढीले आखिरी पल में आगे बढ़कर उस आदमी को मार देता है और टैबलेट को बचा लेता है। लेकिन इस जीत के बीच वह अपने कई करीबी लोगों को खो देता है। हर तरफ सिर्फ दर्द और खामोशी होती है। और तभी बड़ी माँ, जो दूर से यह सब देख रही होती है, वह अपनी पुरानी शक्ति का इस्तेमाल करती है और अपनी जान देकर टैबलेट को वापस जिंदा कर देती है और सब कुछ फिर से जीने लगता है। टैबलेट दोबारा जिंदा हो जाती है, लेकिन इस सैक्रिफाइस की कीमत बहुत बड़ी होती है। अब ढीले के सामने एक नया सच आता है। दूसरे कबीलों के लोग उसे कुछ बीज देते हैं। तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम इन बीजों को यहाँ ले जाओ। ढीले समझ जाता है कि उसके फादर का मिशन सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि एक नई जिंदगी बनाना था। वह वापस अपने इलाके में जाता है और उन बीजों को जमीन में लगा देता है और धीरे धीरे वहां पर जमीन हरा भरा होने लगता है। पहली बार उन लोगों को भूख का सामना नहीं करना पड़ता। सिर्फ सर्वाइवल नहीं, अब उनके पास फ्यूचर होता है।